शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम साम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को गुड इवनिंग बेटा। दर्श, अनीता, सरोज, बाबूलाल चौधरी, सभी को नमस्कार। महेश कुमार, राज मित्तल, लीलू नागोरा, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन तो मिलता होगा बेटा, सबके पास जा रहा है नोटिफिकेशन। हाँ भाई, मनीष, बीना, यश, पूजा, सभी को गुड इवनिंग बेटा। अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं और आगे का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, उससे पहले कर लेते हैं माँ सरस्वती का ध्यान। ठीक, चलिए आंखें बंद कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस कितने सिद्धांत पढ़ चुके हैं बेटा? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सिद्धांत। नंबर 4, गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत या हम कहेंगे समग्रता का सिद्धांत, या कहेंगे पूर्णाकार का सिद्धांत। ठीक है, या कहेंगे सूक्ष्म एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांत कह दो, समग्रता का सिद्धांत कह दो, पूर्णाकार का सिद्धांत कह दो, सूक्ष्म एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गेस्टाल्ट और इनसाइट थ्योरी। यस लिख लीजिए सभी। यस कृष्णा बेटा, खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। टीना कुमारी, राधे राधे बेटा। वीरेंद्र, गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, सूक्ष्म एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, गेस्टाल्ट और इनसाइट थ्योरी। क्लियर, ये सिद्धांत का नाम है। अब हम गेस्टाल्ट शब्द की बात करें तो बिल्कुल एग्जाम में पूछा भी गया था कि गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, सेकंड ग्रेड में के क्वेश्चन पेपर में जस्ट ये क्वेश्चन आ गया था, सिंपल सा क्वेश्चन कि गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है पूर्णाकार, पूर्णाकार या समग्राकृति। तो समग्रता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, पूर्णाकार का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, या इसे कहते हैं सूक्ष्म एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो गेस्टाल्ट सिंपल आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं। लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है, जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्राकृति। लिखिए, ठीक है, वापस बोल रही हूं। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्राकृति। ठीक है, सिंपली ध्यान रखना है। यस खुशबू, ये चिंपैंजी वाला सिद्धांत ही है।
गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्राकृति। ठीक, आगे लिखेंगे जर्मनी में, कहां पर, जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति थे, लिखिए, इस संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति थे, इस संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति थे मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कॉफका व कोटलेविन। ठीक है, संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति थे मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कॉफका, कोटलेविन। मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कॉफका, कोटलेविन। और ये सभी गेस्टाल्टवादी कहलाए। और ये सभी गेस्टाल्टवादी कहलाए। तथा इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह कहलाया गेस्टाल्ट सिद्धांत। वह कहलाया गेस्टाल्ट सिद्धांत। पहले यहां तक की बात क्लियर, इतनी बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। गेस्टाल्ट सिद्धांत या हम कहते हैं समग्रता का सिद्धांत, या हम कहते हैं पूर्णाकार, या कहेंगे सूझ एवं अंतर्दृष्टि। सूझ क्या होता है? सूझ किसे कहते हैं? हमारे सामने कोई भी समस्या है, उस समस्या के पूरे केंद्रीय भाव को समझने की शक्ति सूझ कहलाती है। समस्या हमारे सामने अचानक से दिमाग में क्या आ जाता है, उसका समाधान, यस ऐसा किया जाए, ये जस्ट क्या कहलाती? सूझबूझ कहलाती है। ठीक, गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्णाकार या कह दो समग्राकृति। जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था और इस संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे? मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कॉफका, कोटलेवी। तो ये सभी क्या कहलाए बेटा? गेस्टाल्टवादी। ये सभी क्या कहलाए? गेस्टाल्टवादी। तथा इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह कहलाया गेस्टाल्ट सिद्धांत। यहां तक की बात क्लियर? इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो कहलाया गेस्टाल्ट सिद्धांत। क्लियर? ये जो कोहलर थे, इन कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। पहले सुन लो, कोहलर ने क्या किया? 1913 से लेकर 1918 तक कैनरी द्वीप पर अनेक प्रयोग किए, लेकिन सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग कब किया? 1917 में। कब किया? 1917 में। और इस प्रयोग का प्रकाशन अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ एप्स के अंतर्गत 1925 में किया। बात समझ में आई? वापस सुनो। कोहलर, प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर। ठीक है, प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर। तो कोहलर ने 1913 से लेकर 1918 के बीच में कैनरी द्वीप पर कई प्रयोग किए। चिंपैंजी, ठीक है, चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया 1917 में, और इस प्रयोग को प्रकाशित किया अपनी पुस्तक के अंतर्गत। कौन सी पुस्तक? मेंटालिटी ऑफ एप्स के अंतर्गत। कब किया? 1925 में। ठीक है, लिखिए, आगे लिखवा देती हूं। लिखो, कोहलर ने 1913 से 1918 के बीच कैनरी द्वीप पर लिखिए, कोहलर ने 1913 से 1918 के बीच कैनरी द्वीप पर अनेक प्रयोग किए। ठीक है, अनेक प्रयोग किए। लिख लिया? आगे लिखो। कोहलर ने 1917 में
सुल्तान नामक चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किए। ठीक है, लिख लो। कोहलर ने 1917 में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किए। कोहलर ने इस प्रयोग का प्रकाशन 1925 में अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ एप्स, ठीक है, कोहलर ने इस प्रयोग का प्रकाशन 1925 में अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ एप्स के अंतर्गत किया। मेंटालिटी ऑफ एप्स के अंतर्गत किया। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। कोहलर ने 1913 से लेकर 1918 के बीच कैनरी द्वीप पर अनेक प्रयोग किए। ठीक, कोहलर ने 1917 में, कब? 1917 में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कोहलर ने इस प्रयोग का प्रकाशन कब किया? 1925 में अपनी कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? मेंटालिटी ऑफ एप्स के अंतर्गत किया। लिख लिया यहां तक सभी ने? ठीक है, क्लियर है, सबने लिख लिया। अब देखो आगे, प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी। ठीक है, प्रयोग किस पर किया था? चिंपैंजी। और चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। फेमस प्रयोग, प्रयोग कई किए थे। ठीक है, चिंपैंजी पर भी कई प्रकार के प्रयोग किए थे, लेकिन अब सबसे फेमस जो प्रयोग है वो क्या है? कोहलर ने क्या किया? चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया और छत पर लटका दिए केले। चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया, छत पर लटका दिए केले। बिल्कुल, चिंपैंजी केलों को प्राप्त करना चाहता था जैसे बिल्ली मांस के टुकड़े को प्राप्त करना चाहती थी। उसी प्रकार चिंपैंजी भी केलों को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन चिंपैंजी ने बिल्ली की तरह उठपटांग उछलकूद करना शुरू नहीं किया। चिंपैंजी ने बिल्ली की तरह उठपटांग उछलकूद करना शुरू नहीं किया, बल्कि चिंपैंजी ने अपनी सूझबूझ का यूज किया। चिंपैंजी ने अपनी सूझबूझ का यूज किया। उसने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसे छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए दिखाई दिए। छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए दिखाई दिए तो उसने सोचा, एकदम से दिमाग में आइडिया आया कि यस, इन बॉक्स पर चढ़कर के केलों को प्राप्त किया जा सकता है। उसने ऐसा ही किया। एक बॉक्स उठाया, रखा, चढ़ा, नहीं पहुंचा, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, सभी बॉक्स को एक साथ रखा, बॉक्स उसके ऊपर बॉक्स और उसके ऊपर बॉक्स, चढ़ा 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 और आसानी से केलों को प्राप्त कर लिया। इस प्रयोग से सिद्धांत का दूसरा नाम क्या निकल रहा है? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन सा? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसी प्रयोग से निकला है नाम, क्योंकि समस्या सामने थी और समस्या का क्या किया? समाधान। किसके द्वारा किया? सूझ के द्वारा। किसके द्वारा किया? सूझ के द्वारा। इस प्रकार के और भी प्रयोग थे। चिंपैंजी एक पिंजरे में था और पिंजरे के बाहर फल था। ठीक है, फल था। तो एक तो प्रयोग ये था कि छोटी बड़ी सब प्रकार की डंडियां वहां थी। चिंपैंजी ने एक बड़ी डंडी को उठाया और फल को अपने पास ले लिया। एक प्रयोग ये था कि छोटी छोटी डंडियां थी, चिंपैंजी पिंजरे में था, बाहर फल पड़ा हुआ था। चिंपैंजी ने एक छड़ उठाई, एक छड़ से दूसरी छड़ को बांधा, तीसरी छड़ को बांधा और बिल्कुल केले को अपने पास लेकर के आ गया। तो कई प्रयोग थे, लेकिन आपको तो सिंपल, मैंने कहा ना प्रयोग क्या था, थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगी। प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकला है? सामने क्या थी? समस्या, और समस्या का समाधान कैसे हुआ? सूझबूझ से। सामने क्या थी? समस्या, समस्या का समाधान सूझबूझ से किया है। कैसे किया है? सूझबूझ से किया है। बिल्कुल, चिंपैंजी उसी प्रकार केलों को प्राप्त करना चाहता था जैसे बिल्ली मांस के टुकड़े को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन चिंपैंजी ने बिल्ली की तरह उठपटांग उछलकूद करना शुरू नहीं किया। चिंपैंजी ने अपनी सूझबूझ का यूज किया। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, बॉक्स रखे हुए थे। उसने बॉक्स को सबको एक साथ बॉक्स पर को रखा, एक के ऊपर एक बॉक्स रखे, चढ़ा और आसानी से केलों को प्राप्त कर लिया। लिखिए, प्रयोग लिखेंगे आप, प्रयोग लिखिए। चिंपैंजी
ठीक है, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। कमरे में बंद। छत पर लटके केले। ठीक है, फिर उसने किया सूझबूझ का प्रयोग। बॉक्स पर चढ़कर केले प्राप्त। बॉक्स पर चढ़कर केले प्राप्त। लिख लीजिए। एक लाइन में आपको प्रयोग लिखना है। देवेंद्र सिंह मैम, आपकी बुक कब तक आएगी? बेटा बुक आ चुकी है, रीड की बुक आ चुकी है, सेकंड ग्रेड की बुक आ चुकी है, फर्स्ट ग्रेड की नहीं आई है। फर्स्ट ग्रेड की बुक में थोड़ा टाइम लग सकता है। लिख लिया सभी ने? चिंपैंजी जिसका नाम क्या था? सुल्तान, उसे कर दिया कमरे में बंद, छत पर लटका दिए केले। तो उसने सूझबूझ का प्रयोग किया। सूझबूझ का प्रयोग करते हुए बॉक्स पर चढ़कर के केलों को प्राप्त किया। ठीक है, इसके आगे लिखो, आगे लिखो। इस प्रयोग से आगे लिखिए। इस प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम निकलता है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा नाम निकलता है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यहां तक की बात समझ में आ गई? क्लियर है? वापस देख लो। कोहलर ने 1913 से 18 के बीच कैनरी द्वीप पर कई प्रयोग किए। कोहलर ने 1917 में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कोहलर ने इस प्रयोग का प्रकाशन 1925 में अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ एप्स के अंतर्गत किया। ठीक है, प्रयोग क्या था वो आपको लिखवा दिया है मैंने कि प्रयोग क्या था। चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान, उसे कमरे में बंद कर दिया, छत पर लटका दिए केले। उसने सूझबूझ का प्रयोग किया और बॉक्स पर चढ़कर केलों को प्राप्त किया। क्लियर? अब इस सिद्धांत के कुछ नियम निकल करके आते हैं। इस सिद्धांत के कुछ नियम निकल करके आते हैं। वो नियम क्या क्या हैं देखिए। नियम पहला, संरचनात्मकता का नियम। समानता का नियम। पहला है संरचनात्मकता का नियम। संरचनात्मकता का नियम। दूसरा है समानता का नियम। तीसरा है समीपता का नियम। चौथा है सरलता का नियम। सरलता का नियम। और पांचवा निकल रहा है निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम। नियम लिख लीजिए। लॉ ऑफ कंस्ट्रक्टिविटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी,
नगमा बानो क्लास क्यों नहीं चल रही है बेटा? ये कुछ नियम निकल कर के आते हैं। संरचनात्मकता का नियम, समानता का नियम, समीपता का नियम, सरलता का नियम और निरंतरता का नियम। ठीक है, गेस्टाल्ट वाले सिद्धांत से, प्रयोग से ये नियम निकल करके आ रहे हैं। सिंपली समझ लो, संरचनात्मकता का नियम, लॉ ऑफ कंस्ट्रक्टिविटी, जैसे चिंपैंजी का प्रयोग आपने देखा, उसी प्रयोग से सिंपली समझा देती हूँ ताकि आपको याद रहे, याद रहने के हिसाब से। ठीक है, संरचनात्मकता यानी कि एक संरचना तैयार की, एक ढांचा तैयार किया कि पहले बॉक्स को नीचे रखा, फिर उनके ऊपर रखा, फिर उनके ऊपर रखा। समानता यानी सारे बॉक्स समान थे, सारे बॉक्स को समीप समीप लाया गया, सरलता से चढ़ करके केलों को प्राप्त किया, और निरंतरता उसने नहीं छोड़ी, निरंतर वो काम करता चला गया। सिंपली ध्यान रखना है। ठीक है, संरचनात्मकता का नियम यानी कि बॉक्सेस की क्या तैयार की, संरचना। समानता, सारे बॉक्स कैसे थे, समान थे, सबको कहाँ लाया गया, समीप लाया गया, सरलता से चढ़ करके केलों को प्राप्त कर लिया, और निरंतर उसने अपना क्या किया, प्रयास किया, निरंतरता उसके वर्क में थी। तो ये सिंपली ध्यान रखने हैं, ये जो नियम है वो निकल करके आते हैं कौन से सिद्धांत से, गेस्टाल्ट सिद्धांत से। क्लियर? अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, देखो इधर लिख लिया होगा सभी ने, आगे चले। देखो इधर, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अगर आपके सामने ऑप्शन हो मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कॉफका, कूट-लेविन, ठीक है। अगर आपके सामने ऑप्शन हो कोहलर, कॉफका, कूट-लेविन, स्कीनर, तो क्या आंसर देंगे? अगर आपके सामने ऑप्शन हो मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कॉफका, अप्रोक्स सभी, बताइए। बात डिपेंड करती है किस पर? ऑप्शंस पर। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक पूछा, आपके सामने ये ऑप्शन है मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कॉफका, कूट-लेविन। तो आप किसको, अगर ऐसे ऑप्शन है, एक को चुनना है, पूछा है प्रवर्तक पूछा है, किसको चुनोगे? मैक्स वर्दीमर को चुनना। प्रयोगकर्ता पूछे तो कोहलर को चुनना, प्रयोगकर्ता पूछे तो कोहलर को चुनना, लेकिन प्रवर्तक पूछे तो मैक्स वर्दीमर को चुनना। ठीक, इसमें अगर ऐसे ऑप्शन है, चुनना है, तो डेफिनेटली किसको चुनोगे? कोहलर। किसको चुनोगे? कोहलर को। ठीक है, यहां इस तरह के ऑप्शन है तो यहां किसको चुनोगे? उपरोक्त सभी। बात समझ में आ रही है? तीनों तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चूंकि ये वाले ऑप्शन तो बिल्कुल प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर हैं, कोहलर प्रयोग करता है, कॉफका, कूट-लेविन सहयोग करता है। प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर, प्रयोगकर्ता कोहलर, कॉफका व कूट-लेविन सहयोग करता, सहयोगी। क्लियर? लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, प्रवर्तक पूछ लिया जाए, तो डेफिनेटली प्रवर्तक क्या बताओगे? यहाँ कोहलर। लेकिन जब ऐसे आ जाए उपरोक्त सभी आए तो उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। बात समझ में आ गई आपको? आंसर देंगे, आपके सामने ऑप्शंस क्या है उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो अब आप नीचे लिख सकते हैं, लिखिए, लिख लीजिए प्रवर्तक, लिखिए प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर, प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर। नेक्स्ट लाइन, प्रयोगकर्ता कोहलर, प्रयोगकर्ता कोहलर,
प्रयोगकर्ता कोहलर। नेक्स्ट लाइन सहयोगकर्ता, सहयोगकर्ता लिख लो कोफ्का व कोटलेविन, सहयोगकर्ता कोफ्का व कोटलेविन। ठीक है, कोफ्का व कोटलेविन। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है गीता बेटा, बीना, महेश, प्रभु, क्लियर है? प्रवर्तक पूछा जाए ऑप्शन ये हो मैक्स वर्दीमर, प्रयोगकर्ता पूछा जाए तो कोहलर। लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शंस ये हैं, आंसर तो देना है, तो यहाँ पर किसको? कोहलर को। लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन ये है उपरोक्त सभी आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व। ठीक, पहला लिखो, नंबर 1 लिखना शुरू करिए, लिखना शुरू करो। छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, वे प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखते हैं, प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखते हैं। प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखते हैं। लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, वे सोच एवं अंतर्दृष्टि द्वारा ही सीखते हैं। वे सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा ही सीखते हैं। सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 2 में लिखो पाठ्यक्रम का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। पाठ्यक्रम का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट लिखो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। इसी सिद्धांत की देन है। इसी सिद्धांत की देन है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन नंबर 4 में लिखो अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को समस्या का पूरा ज्ञान करावें। समस्या का पूरा ज्ञान करावें। पूरा ज्ञान करावें। इसी के आगे लिखोगे यदि समस्या के प्रति ज्ञान अपूर्ण होगा
तो अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो सकेगी, नहीं हो सकेगी। नहीं हो सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इस सिद्धांत के द्वारा सीखने से विचार शक्ति, आहा अनुभव, इस सिद्धांत के द्वारा सीखने से लिखो विचार शक्ति, आहा अनुभव, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना शक्ति आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। विज्ञान, गणित, व्याकरण, जैसे कठिन विषयों को सीखने और सिखाने के लिए यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। नेक्स्ट लिखो। अनुसंधान व समस्या समाधान। लिखिए अनुसंधान व समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत की विशेष उपयोगिता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नंबर 8 लिखो। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है। यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है तथा तार्किक तरीके से सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट
इकाई योजना व पाठ योजना की उत्पत्ति, इकाई योजना व पाठ योजना की उत्पत्ति गेस्टाल्टवाद से हुई, गेस्टाल्टवाद से हुई। गेस्टाल्टवाद से हुई। ठीक है, अब समझ लो आराम से। पूजा, आहा अनुभव क्या आता है बेटा? पूजा, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, है ना। अभी मैंने लिखवाया है, यहां पर लिखवाई हुई एक भी लाइन को अभी मैंने समझाया नहीं है। ठीक है, अब हम समझेंगे। क्लियर? चलिए, हम पढ़ रहे हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट और सूझबूझ, दो शब्दों से सारी बातें निकल करके आएंगी। गेस्टाल्ट यानी पूर्णाकार, पूर्णाकार और सूझबूझ से सारे शैक्षिक महत्व निकल करके आएंगे। समझने पर फोकस करें। पूर्णाकार और सूझबूझ से सारे शैक्षिक महत्व निकल करके आएंगे। देखो, छोटे बालक, बता चुकी हूं मैं, छोटे बालक थॉर्नडाइक वाले सिद्धांत से सीखते हैं। छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं होता है, तो बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं होता है तो वो तो किससे सीखेंगे? प्रयास व त्रुटि से। प्रयास व त्रुटि यानी थॉर्नडाइक। लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, तो बुद्धि का विकास हो गया बेटा, तो किससे सीखोगे? सूझ एवं अंतर्दृष्टि से सीखोगे। बिल्कुल, जिसमें बुद्धि होगी वो सूझबूझ से ही सीखेगा। तो छोटे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, वे तो प्रयास व त्रुटि से सीखते हैं, थॉर्नडाइक वाले सिद्धांत से सीखते हैं, प्रयास व त्रुटि से सीखते हैं। लेकिन किशोर जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, वे सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का निर्माण। अब देखो, पाठ्यक्रम, सारे टॉपिक्स ऐड होकर के एक पाठ्यक्रम बनता है, एकीकृत पाठ्यक्रम बनता है। ठीक है, समग्रता वाली बात आ जाती है, पूर्णाकार वाली बात आ जाती है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पाठ्यक्रम का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, हमारा शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात है, सरल से जटिल है, पूर्ण से अंश है कि पहले पूर्ण रूप को देखो फिर अंश का अध्ययन करो। पहले पूर्णता को देखा फिर अंश का। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र कौन से सिद्धांत की देन है? गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। समस्या का, अध्यापक को क्या करना चाहिए? बालकों को समस्या का पूरा ज्ञान कराना चाहिए। सीधी सी बात है, मान लीजिए मैं आपके सामने कोई समस्या रखूं, यदि मैं आपके सामने कोई आधी अधूरी समस्या रखूंगी तो क्या आपके समझ में आएगा? क्या आप सूझबूझ का प्रयोग कर पाओगे? नहीं भाई। तो मुझे क्या करना होगा? पूरी समस्या रखनी होगी। तो अध्यापक को चाहिए कि वो समस्या का पूरा ज्ञान करावे। यदि समस्या के प्रति ज्ञान अधूरा होगा, अपूर्ण होगा, तो अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो सकेगी। तो समस्या पूरी रखनी चाहिए, पूरा ज्ञान करावे। नंबर 5 देखो, इस सिद्धांत के द्वारा विचार शक्ति, आहा अनुभव, विचार शक्ति तो जान रहे हैं, ये सब बुद्धि के अंतर्गत आ जाती चीजें। आहा अनुभव, आहा अनुभव का जस्ट मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई समस्या हमारे सामने रहती है, तो समस्या हमारे सामने रहती है तो हम सोचते यस, आहा मजा आ गया, मतलब ये आइडिया मुझे मिल गया, हाँ ऐसा किया जाए, हाँ वैसा किया जाए। तो जस्ट इसे क्या कहा गया? आहा अनुभव ना। आहा अनुभव मतलब सूझ से बात निकल करके आ रही है। कई बार बिल्कुल आप भी देखते हैं, आप भी कई बार ये शब्द बोले होंगे, हमारे सामने कोई समस्या है, समाधान नहीं मिल रहा, यस ये समाधान, आहा मजा आ गया, समाधान मिल गया। ठीक है, वो जस्ट आहा अनुभव। प्रत्यक्षीकरण, पूरी तरह से प्रत्यक्षीकरण यानी देखना ध्यान से, यस इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। कल्पना शक्ति, सब मानसिक योग्यताएं हैं। तो इस सिद्धांत के द्वारा विचार शक्ति, आहा अनुभव, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना शक्ति आदि मानसिक योग्यताओं का क्या होता है? विकास। बुद्धि का क्या होता है? विकास। मानसिक योग्यताओं का क्या होता है? विकास। नंबर 6 देखिए, विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे कठिन विषयों की श्रेणी में आते हैं ये। क्या? विज्ञान, गणित, व्याकरण। कठिन विषयों की बात आए तो कठिन विषयों के लिए कौन सा सिद्धांत? गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत। भाषा को सीखने के लिए कौन सा सिद्धांत? पावलोव वाला। भाषा को सीखने के लिए पावलोव वाला सिद्धांत। लेकिन कठिन विषयों की बात आ जाए, विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सीखने और सिखाने के लिए सिद्धांत विशेष उपयोगी। क्यों? क्योंकि इन कठिन विषयों में कई समस्याएं ऐसी आती हैं जिनका समाधान सूझबूझ से ही किया जा सकता है। ठीक
ठीक है, कई समस्या ऐसी आती हैं जिनका समाधान हम सूझबूझ से ही कर सकते हैं। क्लियर। नंबर 7, अनुसंधान, रिसर्च, खोज। अनुसंधान में भी क्या होता है, हम कोई बड़ी समस्या लेते हैं और उसका क्या ढूंढते हैं, समाधान। अनुसंधान या कह दो समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत की विशेष उपयोगिता है। कैसे भी घुमा फिराकर प्रश्न पूछ लिया जाए, समस्या समाधान वाली बात आए तो समस्या समाधान के लिए कौन से सिद्धांत को आप चुनेंगे, गेस्टाल्ट सिद्धांत को। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का तो खंडन करता है, यांत्रिक तरीके पर बल देता है। पाउलो सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, बट यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है और तार्किक तरीके से सीखने पर बल देता है। ठीक है, तार्किक तरीके से सीखने पर बल देता है। इकाई योजना, पाठ योजना, पता होगा आपको कि पाठ योजना का भी सबसे पहले विचार गेस्टाल्टवादियों के मस्तिष्क में उठा था। तो इकाई योजना, वो पाठ योजना की उत्पत्ति किससे हुई है, गेस्टाल्टवाद से हुई है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद से हुई है। इतनी बात क्लियर है। क्लियर। गेस्टाल्ट सिद्धांत वापस से सुन लो, एक बार वापस तुरंत रिवाइज करवा रही हूं, देख लेना ध्यान से। देखो, गेस्टाल्ट सिद्धांत के दो समग्रता, पूर्णाकार या सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्लियर। गेस्टाल्ट क्या है, जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पूर्णाकार, समग्राकृति। जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था। इस संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति कौन थे, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, काफ्का, कूट लेविन। ये संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति थे, मैक्स वर्दीमर, कोहलर, काफ्का, कूट लेविन। प्रयोग किसने किए, कोहलर ने। तो कोहलर ने, याद रखना, 1913 से 1918 के बीच कैनरी द्वीप पर कई प्रयोग किए थे, लेकिन सुल्तान पर, ठीक है, कोहलर ने 1917 में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कब किया, 1917 में। और कोहलर ने इस प्रयोग का प्रकाशन 1925 में कौन सी पुस्तक के अंतर्गत, पुस्तक का नाम ध्यान रखना, मेंटालिटी ऑफ एप्स के अंतर्गत किया। प्रयोग क्या था, चिंपैंजी जिसका नाम क्या था, सुल्तान, उसे कर दिया कमरे में बंद, छत पर लटका दिए केले। सूझबूझ का उसने प्रयोग किया और बॉक्स पर चढ़कर केलों को प्राप्त किया। तो इस प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या निकलता है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस प्रयोग से कुछ नियम निकल करके भी आते हैं। नियम कौन कौन से निकल रहे हैं, सिंपली ध्यान रखने हैं। संरचनात्मकता का नियम, समानता का नियम, समीपता का नियम, सरलता का नियम और निरंतरता का नियम। क्लियर है। तो ये जस्ट मैंने आपको बताया था कि प्रवर्तक पूछे जाए, इस तरह के ऑप्शन हो। प्रवर्तक है मैक्स वर्दीमर, प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर लिखेंगे, प्रयोगकर्ता कोहलर है और सहयोगकर्ता कौन है, काफ्का और कूट लेविन। इस तरह के ऑप्शन आए, प्रवर्तक पूछा जाए तो डेफिनेटली मैक्स वर्दीमर पर टिक लगाएंगे। इस तरह के ऑप्शन आए, मैक्स वर्दीमर है ही नहीं यहां पर, तो टिक किस पर लगाना होगा, कोहलर पर। और ऐसे ऑप्शन आए तो यहाँ उपरोक्त सभी ऑप्शन है, तो यहाँ उपरोक्त सभी पर ही टिक लगाना है। क्लियर। ठीक है, अब देखिए शैक्षिक महत्व क्या है। ठीक है, शैक्षिक महत्व, छोटे बालक की बात पूछी जाए, कैसे भी पूछ लिया, छोटे बालक कैसे सीखते हैं, तो छोटे बालकों के लिए आप थॉर्नडाइक वाला सिद्धांत बताएंगे, प्रयास व त्रुटि बताएंगे। लेकिन किशोरों के लिए कौन सा सिद्धांत बताएंगे, गेस्टाल्ट सिद्धांत बताएंगे। पाठ्यक्रम में पूर्णता वाली बात आ रही है, समग्रता वाली बात आ रही है, तो पाठ्यक्रम का निर्माण गेस्टाल्ट सिद्धांत। पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्ट सिद्धांत। समस्या का पूरा ज्ञान कराना चाहिए बच्चे को, क्योंकि यदि ज्ञान अधूरा होगा तो अंतर्दृष्टि विकसित नहीं हो सकेगी। विचार शक्ति, आहा अनुभव, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना शक्ति जैसी मानसिक क्रियाओं का विकास होता है। क्यों, क्योंकि इसमें इसका यूज हो रहा है, सूझबूझ का यूज हो रहा है, तो इनका तो विकास होना ही होना है। कुछ कठिन विषय होते हैं जैसे विज्ञान, गणित, व्याकरण। इन कठिन विषयों के लिए भी कौन सा सिद्धांत है, गेस्टाल्ट सिद्धांत। अनुसंधान व समस्या समाधान करना हो तो कौन सा सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। यांत्रिक तरीके का तो यह खंडन करता है, तार्किक तरीके से सीखने पर बल देता है। इकाई योजना व पाठ योजना की उत्पत्ति भी किससे हुई है, गेस्टाल्टवाद से हुई है। ठीक है, क्लियर है। अब इस सिद्धांत से संबंधित कोई डाउट्स, कंफ्यूजन है, पहले वो पूछ लो आप, फिर मैं आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछने वाली हूं। गेस्टाल्ट स्कूल का जन्म बेटा 1912 कर लेना। यस यस यस,
यस, कोई डाउट है पूछो बेटा जल्दी से। और अगर आपको डाउट नहीं तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। 4 सिद्धांत में पढ़ा चुकी हूँ, चारों से संबंधित प्रश्न पूछ रही हूँ मैं आपसे, उसका जवाब आप देते चले जाएंगे। यस यस यस, देखना बेटा ये कमेंट्स रुक गए हैं क्या? अच्छा आप हैं, हाँ देखिए एक बार कमेंट्स रुक गए हैं क्या। यस बेटा, मैं शायद अभी आपके कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, सो थोड़ा सा वेट करिए। यस बेटा, शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है, कमेंट्स मुझे आपके नहीं दिख पा रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, ये सिद्धांत हमारा कंप्लीट हुआ है, इससे रिलेटेड चर्चा हम कल कर लेंगे। ठीक है, सिद्धांत हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत। कोई ना, कोई ना, कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए, है ना। ठीक है बेटा, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।